Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Boards. So guys, as you know that criticism is going on, and in my previous video I promised you to upload another video regarding structuralism and post-structuralism. So I'll show you some points which are really very crucial to write a question about structuralism and post-structuralism, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ज़्यादा इन दोनों चीज़ों के बारे में एलैबोरेट करना होगा। कैथरीन बिल्से का यानी ज़्यादा तो आता है क्वेश्चन, उनको एज अ क्रिटिक आपने दिखाना होता है, और उनकी जितनी भी थ्योरीज हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करनी है। जो यानी स्पेशली जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक असाइनमेंट पढ़ी थी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में यानी एलैबोरेट किया गया है, और सिर्फ कंक्लूजन में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये मैं एक वीडियो पाँच पॉइंट्स की आपको दे रही हूँ, ताकि आप इसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी बना सको, या अगर आपको वो पॉइंट्स भूल जाते हैं तो कम से कम ये पाँच पॉइंट्स आपको अपने जहन में अच्छे से रखने हैं, और इनके अकॉर्डिंगली आपको अपना एक एक पैराग्राफ तकरीबन बना लेना है, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, फिर ये तकरीबन 5 पेजेस हो जाएंगे, और एंड पे आप उसे कंक्लूजन में लिख सकते हो एक पैराग्राफ पूरा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, स्ट्रक्चरलिज्म एंड post-structuralism. Structuralism was emerged in France in 1950 to 1960, और इसी तरह जब जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था वॉज इमर्ज्ड इन फ्रांस इन 1960 टू 1970। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो यानी एक एक्शन था, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वॉज एन रिएक्शन इन अगेंस्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन था। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पुराने पॉइंट्स भी बताती जाती हूँ साथ साथ, जिन्होंने यानी जो प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने उनके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या था आसान अल्फाज में? स्ट्रक्चरलिज्म जो लैंग्वेज पे बेस्ड था, और ठीक है, और जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो फ़िलासफ़ी पे बेस्ड था। ये भी आप बल्कि इसमें साथ ही ऐड कर लो, एक 6th पॉइंट बना लो कि स्ट्रक्चरलिज्म वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज वियर एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाज बेस्ड ऑन फ़िलासफ़ी। यानी फ़िलासफ़िकल अप्रोच थी, आप लोगों को उसमें डिफ़ाइन करना था जो आपकी अपनी सोच है। स्ट्रक्चरलिज्म में आपको अकॉर्डिंग टू द राइटर सोचना है, आपको इजाज़त नहीं है कि आप इर्द गिर्द की सोचें भी उसके साथ इन्वॉल्व करके और उसके साथ सिमुलेट करके तो शो करो। आप बाउंड हो, आप में आपको यानी कुछ बाउंड्रीज़ दी गई हैं राइटर की तरफ से, यानी आपको उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली चलना है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपकी सोच आज़ाद है, आपको जो भी मीनिंग अपनी तरफ से समझ आते हैं। जैसे आपको एक शेर दिया जाता है, ठीक है, अगर आप उन दिनों कुछ यानी आप बड़े दिल आपका परेशान होगा या आप अफसरदा होगे तो आप उसको उस तरह से लोगे, ठीक है। अगर कोई इंसान खुश होगा तो उसके लिए वो इतना अहमियत नहीं रखेगा, वो एक मजाकिया तौर पर या जस्ट एक यानी सिर्फ उसने शेर सुना और उसे भुला दिया और नॉर्मल वे में लेगा। इसी तरह जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे वो गिन के चुन के पॉइंट्स निकालते थे और देखते थे कि अगर एक बात की जा रही है तो उसके कितने मीनिंग्स हैं, ठीक है। एक और मिसाल आपको साथ ही दे देती हूँ कि जैसे एक यानी न्यूड औरत है, ठीक है, और हमें दिखाया जा रहा है कि उसको यानी एक आदमी है और उसके हाथ में गन है और उसे शूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। राइटर हमें दिखा रहा है कि वो जो है यानी औरत गिल्टी है, ठीक है। आपको सिर्फ यही सोच के कंक्लूजन निकालना है कि वो औरत गलत थी, इस वजह से उसका हस्बैंड जो था उसे मारने की कोशिश कर रहा था या उसको मारना चाहता था। अगर आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन के सोचोगे तो आप सिर्फ यही नहीं देखोगे कि वो औरत जो थी वो गिल्टी थी इसलिए उसका हस्बैंड उसे मारने की कोशिश कर रहा था, आप बल्कि पूरी डिटेल निकालोगे कि अगर वो औरत गिल्टी थी तो उसके पीछे वजह क्या थी। क्या ज़बरदस्ती उसके साथ यानी उसको हरास किया गया, सेक्सुअली हरास किया गया, या उसके यानी वो वाकई ही गिल्टी थी, या उसके साथ कोई हादसा पेश आया है, या उसके हस्बैंड को यानी कुछ शक हुआ है, हो सकता है कि औरत गलत ना हो। यानी आपको उसके इर्द गिर्द पूरा जायज़ा लेना है, आपको एक एक छानबीन करके पूरी बात का कथा जथा निकालना है, ठीक है। ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में आपको जो दिखाया जा रहा है सिर्फ आपको उसी को सामने रख के उसी को इवेल्युएट करते जाना है, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी पॉइंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से।
आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एक्यूरेटली। एक्यूरेटली यानी इसका मतलब क्या, इसकी भी पीछे ये सेंस है, साथ साथ इसलिए एलैबोरेट कर रही हूँ ताकि आपके जहन में ये पॉइंट्स हों। ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए, और लेकिन जो जो साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ उसको भी नोट डाउन करते जाइए अपने अल्फाज में, फिर आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो पाएगा। अब यानी कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है इसमें एक्यूरेटली, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड पे बेस होता है। इसमें सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस किसे की जाती है, यानी जो भी आर्ट वर्क लिखा जाता है या पीस ऑफ आर्ट, जैसे पोइम है, ड्रामा है, यानी नॉवल है, या कोई भी लिटरेचर की फॉर्म जिसे आप क्रिएट करते हो, उसमें आपको लैंग्वेज को बहुत अहमियत देनी पड़ती है। उसमें आपको लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ के, यानी आपकी राइम स्कीम अच्छी होनी चाहिए, आपके फ्रेज अच्छे होने चाहिए, पंक्चुएशन आपको पर्टिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए आपकी, यानी हर चीज़ सिस्टम बेस होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपको आज़ादी होती है, आपका फोकस जो होता है कंटेंट पे होता है रेदर देन लैंग्वेज। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चरलिस्ट का क्या फोकस होता है, उसका फोकस होता है लैंग्वेज पे, कि मेरी जो यानी सिमेट्री है वो ख़राब ना हो। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वो कहता है कि मेरी सिमेट्री बेशक ख़राब हो जाए, लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आसान अल्फाज में फिर आपको समझा देती हूँ। आपको पता है मैं अक्सर आपको ऐसी मिसालें देती रहती हूँ फ़नी सी, लेकिन कुछ फ़नी मिसालें बहुत अच्छी काम याद रह जाती हैं इंसान को। जैसे अब यानी जैसे अब एक केक है, ठीक है, एक केक है बहुत ही डिलीशियस सा, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, बड़ा प्यारा और परफेक्ट वे में बनाया गया, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यानी जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो अपनी डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी लैंग्वेज के यानी उस पर कि वो कैसी नज़र आए, उसमें राइम स्कीम अच्छी हो, उसको एक पर्टिकुलर वे में सिस्टमेटिकली पोर्ट्रे किया जाए। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आसानी से समझ आ गई होगी आपको कि उनका काम होता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सच्चाई पे बेस्ड हो, उसका कोई ऐसा ट्रुथ हो जो यानी रियलिस्टिक अप्रोच होती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच क्या होती है, यानी उनका सिर्फ ये होता है कि सिस्टमेटिकली तौर पर उनका जो काम हो, उनका जो वर्क हो, उनका जो पीस ऑफ आर्ट हो, वो बहुत पर्टिकुलर वे में हो। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का प्रैक्टिकल वे में हो, यानी एक ऐसा यूनिवर्सल अपील रखते हैं ये लोग कि यानी अगर एक इंसान ऐसा समझ रहा है तो दूसरा दूसरी तरह भी तो समझ सकता है ना। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, इट कलेक्ट्स डाटा सिस्टमैटिकली। ये तकरीबन इस जैसा ही है कि यानी ये जो भी डाटा अपने अंदर समेटे हुए होता है वो सारा सिस्टमैटिकली होता है, साइंटिफिक बेस्ड होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी आप जब एक चीज़ पढ़ो, जैसे मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट पढ़ो तो कैसे ज़बरदस्त टक 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 चल रहा होता है, यानी राइमिंग स्कीम इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप वो मुश्किल बहुत है। यही तो बात यहाँ आ जाती है कि अगर उसको एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट देखेगा तो वो कहेगा कि भाई बात मुझे सही तरह समझ नहीं आ रही। अब जिससे टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर को कंडेम किया था कि जो उनका मैकबेथ है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है। फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थ्योरी पेश की थी और उन्होंने उस चीज़ को बताया था कि हाँ इसमें देखें, इसको यानी शेक्सपियर को इतना ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महान है और उसके काम में कोई फेलियर हो ही नहीं सकता। और उसने लोगों को मजबूर किया कि वो उसकी बात सुने और हाँ वाकई शेक्सपियर को बताएं कि उसकी ये गलती थी, यानी उसको लोगों को ये कहने पे मजबूर कर दे कि हाँ भाई उससे भी गलती हो सकती है। उसका ये टोटल मैकबेथ जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि वो पजल ही रहा है। मैकबेथ जो है वो पजल ही रहा है पूरे प्ले में कि यार उसको डिसीजन लेना चाहिए टू बी और नॉट टू बी, तो इस कंडीशन में रहा है वो। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो पूरी बात को सामने लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर है ऐसा है तो ऐसा क्यों है, पूरी उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो सिर्फ यानी अपनी खूबसूरती पे ध्यान देते हैं और लैंग्वेज के जो सिस्टम है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट मेक्स अस एबल टू फाइंड रिलायबल कंक्लूजन। यानी इसके पीछे जो डेप्थ है इस बात के पीछे वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनका जो कंक्लूजन हो वो पर्टिकुलर हो। यानी राइटर अगर हमें दिखाना चाह रहा है कि गम की बात हो रही है तो बस गम की ही बात, आपने कंक्लूजन दिखाना है कि भाई उसको दुख था और उसने उसी चीज़ में वो बात ख़त्म कर दी। यानी आपको राइटर के टेक्स्ट तक ही महदूद रहना है। इसका एक और आप मिसाल ज़हन में रख लो। इसकी मिसाल ऐसी है कि राइटर
देन टेक्स्ट देन रीडर। यानी राइटर ने जो टेक्स्ट दिया उस टेक्स्ट को रीडर को पढ़ के वापस राइटर के कंक्लूजन पे ही जाना है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में 4 चीज़ें आ जाएंगी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे पहले होगा राइटर, फिर होगा टेक्स्ट, फिर होगा रीडर और फोर्थ पे होगा प्रोड्यूसर। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोड्यूसर कैसे। सबसे यानी यही चीज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जाके क्या हो जाएगी, राइटर का आपको एक टेक्स्ट मिला, ठीक है, सेकंड पे आ गया टेक्स्ट, यानी राइटर से आपको टेक्स्ट मिला, फिर रीडर ने जब वो टेक्स्ट पढ़ा तो वो उसने जब अपनी राय दी, उसने अपने मीनिंग्स निकाल के उस जो चीज़ उसको बेहतर लगी और उसे समझ आई तो वो चीज़ क्या बन गई, वो रीडर जो था हमारा दोबारा से राइटर बन गया, यानी वो प्रोड्यूसर बन गया। उसने नई चीज़ प्रोड्यूस की, उसने उसमें अपने यानी अपनी इजादात डाली, उसने अपने उसमें कंक्लूजन ऐड किया, उसने इमोशंस और इंफॉर्मेशन ऐड की, तो वो दोबारा से यानी एक रीडर जो था वो दोबारा से राइटर बन गया। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कैपेबिलिटी होती है कि वो रीडर को इतना यानी उस रीडर को अहमियत देता है और उसको कहता है कि भाई तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालो और एक यानी नई शक्ल दो एक पीस ऑफ आर्ट को, तुम अपनी राय बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में राइटर की जो बात है वो राइटर तक ही ख़त्म हो जाती है। राइटर का जो टेक्स्ट फॉर्म करता है वो उसको रीडर को पढ़ के सिर्फ उसके हिसाब से ही सोचना है, यानी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बात वहाँ से आगे बढ़ जाती है। यानी अगर आपको 1 रुपये की चीज़ मिली है तो जो राइटर है उसने आपको यानी टेक्स्ट में 1 रुपये की चीज़ दी है, ठीक है, तो जब वो रीडर उसको पढ़ेगा और उसके अंदर कुछ और ऐड करेगा, उसको 2 रुपये की चीज़ बना देगा, तो उसमें वो अबंडेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि राइटर पे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बल्कि राइटर को ये सोचना चाहिए कि वो उसके यानी जो एक नया इंसान है वो जो रीडर है वो भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें ये चीज़ें यानी ये चीज़ों के हिसाब से भी उसे सोचा जा सकता है, उनके साथ भी उसके तसव्वुरात को लिंक किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि और फोर्थ में इसी के ये जो मैंने आपको एलाबोरेट किया है इसमें ये है कि इट हैज़ क्वेश्चंस, नोशन एंड असम्पशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, तसव्वुरात होते हैं, शक व शुबाहत होती हैं और यानी एक एंगल से नहीं आप देखते हो, आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हो कि अगर ये बात इस तरह है तो ऐसे भी तो हो सकती है, अगर ये बात ऐसे है तो इस तरह भी हो सकती है। कि यानी अगर आपको सिर्फ एक नेगेटिव यानी फेस ही दिखाया जा रहा है किसी चीज़ का तो उसका कोई पॉजिटिव फेस भी तो होगा ना, क्योंकि लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ वर्च्यू एंड वाइस, हैप्पी एंड सैड, यानी सारी चीज़ें साथ चलती हैं ना। अब कोई इंसान मुकम्मल बुरा तो नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ना, और हर इंसान अच्छा भी नहीं हो सकता कि वो फरिश्ता ही हो, उसमें कोई ना कोई बुराई तो होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है। और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है, इट इनहेरिट्स साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है, यही कि साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होता है, एक्यूरेटली इसमें काम होता है, सिस्टमेटिकली काम होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम होता है। और जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इट इनहेरिट्स हैबिट ऑफ स्केप्टिसिज्म, यानी इसमें शक व शुबाहत होती हैं क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर वे में नहीं सोचना और समझना, आपको डिफरेंट तरह से उसको यानी इवेल्युएट करना है अपने आंसर को। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सबको जहन में रखिए, चाहे आप इसको 2-3 दफ़ा सुनिए, क्योंकि 2-3 दफ़ा सुनने से हमें चीज़, हर दफ़ा जब हम चीज़ कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक दफ़ा में हमें उतनी अच्छी समझ नहीं आती, दूसरी दफ़ा में हमें बेहतर समझ आती है, और तीसरी यानी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप एक नालायक स्टूडेंट और आपको उतनी बेहतर समझ नहीं आएगी, बल्कि ये यानी साइकोलॉजिकली भी इम्प्रूव बात है कि आप जब किसी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ते हो तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ तब आती है जब आप उसे दूसरी दफ़ा पढ़ते हो, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं दूसरी बार पढ़ने से। उसके साथ जब आपके आइडियाज़ मैच करते हैं तो आपके अंदर कुछ नई सोचें आती हैं। हो सकता है कि मैंने अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, आपके जहन में इससे रिलेटेड और भी आए, तो आप उनको 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखते जाओ अपने पेज पे, और फिर बाद में उनको अपने लेंथी क्वेश्चन में लिख दो, ठीक है। Thank you guys for watching. Hope you learned something from this video, और उम्मीद है कि कुछ अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो आपको जहन में रहे होंगे इसके बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई असाइनमेंट के साथ। वो काफ़ी लॉन्ग असाइनमेंट है फ्रंट की बुक में से ही, लेकिन मैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। मैं यानी उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो इजी पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरीज बाय बेल्से, ठीक है, बेल्से, यानी इसमें एज अ क्रिटिक हम डिफ़ाइन करेंगे कैथरीन बेल्से को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो डोंट वरी गाइस, इंशाल्लाह विल डिस्कस इन अ सिंपलेस्ट मैनर। तो इंशाल्लाह till then, take care guys. Allah Hafiz. But please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Buzz in order to get more interesting videos. Thank you so much guys.